नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी आपका स्वागत करता हूं अपनी क्लास में जिसका नाम है किंग एकेडमी। हाँ भाई, आओ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग, राम राम, बैठो। दोस्तों, जो अभी अपना पोर्शन चल रहा था वो चल रहा था राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग। और इस राजस्थान के महत्वपूर्ण आयोग में दो चैप्टर अपन पूरे कर चुके हैं। नंबर 1 राज्य निर्वाचन आयोग और नंबर 2 राज्य वित्त आयोग। इसमें नंबर 3 अपन लेने जा रहे हैं जिसका नाम है राज्य महिला आयोग, या अपन इसे डायरेक्ट कह सकते हैं राजस्थान महिला आयोग। तो दोस्तों, आज अपन देखते हैं पोर्शन नंबर 3 जिसका नाम रहेगा राजस्थान महिला आयोग। सबसे पहले बात करते हैं कि ये राजस्थान जो महिला आयोग है ये किस प्रकार से बना और इसके बारे में क्या क्या प्रस्ताव पेश किया गया। तो बात है 1999 की। महिलाओं की रक्षा के लिए या महिलाओं के कानून विचार व्यवस्था के लिए कि महिलाओं के लिए जो भी कानून व्यवस्था बन रही है वो सही है या नहीं है, इसके लिए राजस्थान सरकार ने और उस समय राजस्थान सरकार का नाम था अशोक गहलोत यानी राजस्थान सरकार ने, राज्य सरकार ने सबसे पहले यह प्रतिवेदन पेश किया राजस्थान की विधानसभा में। राजस्थान की विधानसभा में यह सबसे पहले प्रतिवेदन पेश किया। नेक्स्ट, क्या प्रतिवेदन पेश किया कि राजस्थान में एक महिला आयोग होना चाहिए। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि राजस्थान महिला आयोग का प्रतिवेदन पहली बार कब पेश किया गया था। तो 1999 में राजस्थान सरकार के द्वारा पेश किया गया। ओके से, अगर यह प्रतिवेदन पहली बार विधानसभा में पेश किया गया तो यह कब पेश किया गया था। तो यह पहली बार 23 अप्रैल 1999 में पेश किया गया। और जो यह प्रतिवेदन पेश किया गया इसका नाम रखा गया राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999। तो आपसे कई बार प्रश्न किया जाता है कि राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 क्या था। जब राजस्थान सरकार के द्वारा पहली बार राजस्थान में महिला आयोग बनाने की बात कही गई थी तो इसे ही नाम दिया गया था राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999। नेक्स्ट, जैसे ही यह प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया उस समय अपने यहाँ पर कांग्रेस यानी अशोक गहलोत की सरकार थी। विधान परिषद अपने राजस्थान में है नहीं तो सोचने की जरूरत नहीं, विधानसभा में बहुमत था, इस कारण ऑन द स्पॉट ही इसका निर्माण कर दिया गया। और निर्माण करते हुए राजस्थान में पहली बार राजस्थान महिला आयोग की स्थापना कर दी गई। जैसे ही राजस्थान में राजस्थान महिला आयोग की स्थापना की गई वैसे ही अभी यहां से पॉइंटेड क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पॉइंटेड क्वेश्चन में नंबर 1 बनता है कि यह किसके बाद है। तो ध्यान रखना, राजस्थान केरल के बाद में भारत देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां पर महिला आयोग अपने कार्य करता है या अभी योजित किया गया है। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि भारत का दूसरा राज्य जहां पर राजस्थान महिला आयोग को अभियोजित किया गया है या राजस्थान महिला राज्य महिला आयोग कार्य करता है उसका नाम है राजस्थान। अच्छा, भारत में पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर राज्य महिला आयोग कार्य करता है या अभियोजित है, उस जगह का नाम है केरल। ओके जी। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अगर राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना हुई तो इस महिला आयोग की स्थापना कब की गई। 15 मई 1999 को राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना कर दी गई। ओके जी। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा कि अगर राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना की गई
तो इस राजस्थान महिला आयोग का वर्तमान में मुख्यालय कहां पर है? तो वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा, ओके जी, अगर जयपुर में इसका मुख्यालय है तो यह किस प्रकार की संस्था है? तो ध्यान रखना दोस्तों, यह एक वैधानिक संस्था है। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, वैधानिक संस्था क्या चीज होती है? नहीं, जैसे पिछले आयोगों में मैंने आपको बताया था कि वो संवैधानिक संस्था थी, यह संवैधानिक ना होकर एक वैधानिक संस्था है। तो बात यह आती है, संवैधानिक संस्था और वैधानिक संस्था में क्या अंतर होता है? थोड़ा ध्यान से देखना। वह संस्था जिसका संविधान में वर्णन है, संविधान में कहीं ना कहीं लिखी हुई है, उसे कहते हैं संवैधानिक संस्था। अच्छा, जैसे संविधान में क्या लिखा है याद करो, जस्ट पीछे मैंने बताया था निर्वाचन आयोग संविधान में लिखा हुआ है, वित्त आयोग संविधान में लिखा हुआ है। इसी तरीके से अगर और दूसरी बात करना चाहें तो मानवाधिकार आयोग, नेक्स्ट है आरपीएससी, यूपीएससी। तो ये जो भी चीज संविधान में लिखी होती है उसे कहा जाता है संवैधानिक। लेकिन वह प्रत्येक चीज जो संविधान में लिखी हुई नहीं है लेकिन किसी न किसी अधिनियम के द्वारा बनी है, या तो केंद्र के द्वारा मान्य है या राज्य के द्वारा मान्य है। ध्यान से देखना, जो संविधान में लिखी हुई नहीं है लेकिन किसी अधिनियम के द्वारा बनी हुई है, संविधान में लिखी हुई नहीं है लेकिन किसी अधिनियम के द्वारा बनी हुई है, या तो केंद्र के द्वारा या राज्य के द्वारा मान्य है, कानूनी रूप से कार्य करती है, ऐसी संस्था को वैधानिक संस्था कहा जाता है। यानी वैधानिक संस्था का मतलब क्या है? जैसे नीति आयोग संविधान में कहीं नहीं लिखा लेकिन केंद्र के द्वारा मान्य है। अब वर्तमान में नीति आयोग जो भी काम करेगा वो भारत देश पर लागू किया जाएगा। जैसे राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, संविधान में कहीं नहीं लिखा लेकिन केंद्र के द्वारा मान्य है, वो जो भी काम करेगा वह देश में लागू किया जाएगा। जैसे लोकपाल संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लोकायुक्त संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, महिला आयोग संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अपने आप में ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। एक तरीके से अगर मैं बताना चाहूं कोर्ट की तरह है, सिविल कोर्ट के बरोबर इनके पास अधिकार होता है। ये जो भी डिसीजन सुनाएंगे वो लीगली रूप से मान्य होते हैं। तो ऐसी संस्था जिसका संविधान में वर्णन नहीं है, ऐसी संस्था जिसका संविधान में वर्णन नहीं है लेकिन अधिनियम के द्वारा बनी हुई है, केंद्र या राज्य में से किसी के द्वारा कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त है, ऐसी संस्था को वैधानिक संस्था कहा जाता है। दोस्तों, वर्तमान में जो महिला आयोग है इसका संविधान में वर्णन प्राप्त नहीं होता है लेकिन यह एक वैधानिक संस्था है, इसके निर्णय मान्य किए जाते हैं। अब बात आती है कि इसमें अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष के पास क्या पावर होता है, सदस्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उन सब चीजों को भी देखेंगे। पहले एक बार आप यहां तक उतार लो तो मेरे पास बोर्ड खाली हो और अपन आगे पढ़ना स्टार्ट करें। तो आप सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 3 लिखोगे, क्योंकि ये चैप्टर नंबर 3 आ चुका है आपके आयोगों में, जिसका नाम रहेगा राजस्थान महिला आयोग। लिखो भाई चैप्टर नंबर 3 राजस्थान महिला आयोग। इसमें लिखना स्टार्ट करो। 1999 में राजस्थान में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य सरकार के द्वारा, चाहो तो कोष्टक में लिख लो अशोक गहलोत, जिससे आपको पता रहेगा कि तत्कालीन समय में सीएम कौन थे, अशोक गहलोत। राज्य सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1999 को प्रतिवेदन राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया, तथा राजस्थान में एक महिला आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया,
जिसे जिसे सामने लिखा हुआ, गलती नहीं लिखोगे, जिसे राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999, सामने लिखा हुआ है राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999, जिसे महिला आयोग अधिनियम 1999, ये इन्वर्टेड कॉमा में रहना चाहिए, राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 के नाम से जाना गया, के नाम से जाना गया। इसी अधिनियम के द्वारा राजस्थान में महिला आयोग, इसी अधिनियम के द्वारा राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना की गई। राजस्थान में महिला आयोग की स्थापना की गई। ओके जी, नेक्स्ट नीचे नोट डालकर लिखोगे राजस्थान केरल के बाद में, राजस्थान केरल के बाद में दूसरा ऐसा राज्य है जिसने राज्य महिला आयोग को अभियोजित किया है, जिसने राज्य महिला आयोग को अभियोजित किया है। ओके जी, नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे राजस्थान महिला आयोग के, राजस्थान महिला आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान महिला आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य। अब नीचे एरो टू एरो लिखते हुए चलो। स्थापना सामने लिखी हुई है 13 मई 1999, ये सॉरी 15 मई 1999, सॉरी 15 मई 1999, सामने लिखा हुआ है 15 मई 1999। नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे मुख्यालय बराबर जयपुर, मुख्यालय बराबर जयपुर। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे संस्था बराबर वैधानिक संस्था, संस्था बराबर वैधानिक संस्था। नीचे नोट डालकर लिखो, वह संस्था जिसका संविधान में वर्णन नहीं होता है, वह संस्था जिसका संविधान में वर्णन नहीं होता है, लेकिन किसी अधिनियम के द्वारा, बनाई जाती है, तथा केंद्र व राज्य में से, तथा केंद्र या राज्य में से किसी एक के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, किसी एक के द्वारा कानूनी मान्यता प्राप्त होती है, ऐसी संस्था को
वैधानिक संस्था कहा जाता है। ऐसी संस्था को वैधानिक संस्था कहा जाता है। ऐसी संस्था को वैधानिक संस्था कहा जाता है। ओके, फिर अब देखते हैं, ये तो हुआ कि हाँ भाई जो राजस्थान महिला आयोग है इसकी कैसे स्थापना की गई, कब स्थापना की गई, इसका मुख्यालय क्या है और यह किस प्रकार की एक संस्था है। नेक्स्ट अपने से प्रश्न किया जाएगा अध्यक्ष। तो इसका जो अध्यक्ष बनता है वो क्या होता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो भी अध्यक्ष बनेगा उसे कैबिनेट स्तर, उसे कैबिनेट स्तर के बरोबर माना जाएगा। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि जो राजस्थान महिला आयोग है या राज्य महिला आयोग होता है, इसका अध्यक्ष किस स्तर का माना जाता है, तो कैबिनेट स्तर का इसका अध्यक्ष माना जाता है। इस कारण अपने से क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था कांता कथुरिया। कांता कथुरिया को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। जो कांता कथुरिया इसकी अध्यक्ष रही 1999 से लेकर 2002 तक। तो आपसे प्रश्न किया जाएगा कि इसका पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था, कांता कथुरिया को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था। 3 वर्ष का इसका ड्यूरेशन आई मीन्स कार्यकाल होता है, तो 3 वर्ष के अनुसार 1999 से लेकर 2002 तक इनका कार्यकाल रहा। अभी आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वर्तमान में कौन सा अध्यक्ष था, तो इसका वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो 5 नंबर का अध्यक्ष बना, जिसका नाम था सुमन शर्मा। सुमन शर्मा। अच्छा, सुमन शर्मा का ड्यूरेशन कब से कब तक रहा, 2015 से लेकर 2018 तक इसका ड्यूरेशन रहा। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा वर्तमान अध्यक्ष। तो वर्तमान में अध्यक्ष जो पद है वो रिक्त चल रहा है 2018 के बाद में, अभी तक तो रिक्त ही है। लेकिन एक सबसे खास बात ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान अध्यक्ष हमेशा चेक करते हुए रहना, क्योंकि करंट जी के रहता है। करंट जी के कब चेंज हो जाए किसी को ही पता नहीं रहता है। इस कारण प्रॉपर आपको पता रहना चाहिए कि जिस समय आपका एग्जाम होने वाला है उस समय अध्यक्ष पद पर कौन चल रहा है। अभी तक 5वें नंबर का अध्यक्ष बना था जिनका नाम सुमन शर्मा था। 2018 में उनका कार्यकाल आई मीन्स ड्यूरेशन समाप्त हो गया। अभी तक कोई भी नया अध्यक्ष नहीं बना है। आपसे प्रश्न किया जाएगा इसमें अध्यक्ष कितने होते हैं, तो इसमें अध्यक्ष 1 होता है। नेक्स्ट आपसे प्रश्न किया जाएगा सदस्य कितने होते हैं, तो सदस्य 3 होते हैं। और वो ही क्वेश्चन बनेगा कुल सदस्य कितने होते हैं, तो कुल सदस्य इसके अंदर 4 होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है एग्जामिनर की लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा अपना आंसर क्या होगा। अगर एग्जामिनर केवल सदस्य पूछना चाहता है तो अपने को सदस्य ही आंसर देना है, लेकिन कुल सदस्य पूछना चाहता है तभी अध्यक्ष अपन जोड़कर बोल सकते हैं, आई मीन्स इंक्लूड दी चेयरमैन। अपने चेयरमैन यानी अध्यक्ष को तभी जोड़ पाएंगे। इस कारण एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जामिनर पूछता है सदस्य कितने थे तो 3, कुल सदस्य कितने थे तो 4। एक बात ध्यान रखना, लैंग्वेज अच्छी तरह देख लेना। तो क्या आप मेरे को बता सकते हो इसमें महिला आयोग में सदस्य कितने होते हैं, 3, कुल सदस्य 4, सदस्य 3 लेकिन कुल सदस्य 4। तो आपको पता होना चाहिए सदस्य 3 होते हैं लेकिन कुल सदस्य 4 होते हैं। नेक्स्ट, सदस्य में विशेषता। अब सदस्यों में क्या विशेषता होती है, तो सदस्यों में 2 सबसे खास विशेषता मानी जाती हैं। नंबर 1, एक तो सबसे खास बात यहां पर जो मेंबर होती हैं ये महिला होती हैं। अच्छा, अब सबसे खास बात ध्यान रखना है, एग्जामिनर चाहे तो यहीं से अच्छे स्टूडेंट को वापस घर का रास्ता दिखा देता है। कई बार आपसे पूछा जाता है 4 सदस्य इसके अंदर होते हैं, क्या महिला आयोग का मेंबर केवल महिला होना अनिवार्य है या पुरुष भी हो सकता है, तो बोथ द मेंबर इन द लेडीज कमीशन, महिला आयोग के दोनों ही प्रकार के मेंबर हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। ये कहीं पर भी किसी प्रकार के कानून व्यवस्था में नहीं है कि महिला आयोग का मेंबर केवल महिला ही होगी। क्लियर? हाँ, वैसे अभी तक अपने राजस्थान में 5 बार महिला आयोग बने हैं और 5 बार जो महिला 5 क्या ये 6ठा चल रहा है, 6 बार महिला आयोग बने हैं और 6 की 6 बार जो यहाँ के मेंबर रहे हैं ये केवल मात्र महिलाएं बनी है। अभी तक पुरुष मेंबर एक भी अपने राजस्थान में इसका मेंबर नहीं बना है। लेकिन हाँ, ये कोई वैधानिक रूप से नहीं है कि इसका मेंबर पुरुष नहीं बन सकता है।
तो प्रॉपर आपके माइंड में सेट रहना चाहिए कि हाँ भाई महिला और पुरुष दोनों ही इसके मेंबर बन सकते हैं। इसमें सबसे खास बात है कि एक महिला एसटी या एससी की होनी चाहिए और एक महिला ओबीसी की होना अनिवार्य है। दो महिला यथावत छोड़ दिया गया है, जनरल ले लो, अल्पसंख्यक ले लो, ओबीसी, एसटी, एससी, जो मन में आए वो लो, लेकिन कंपलसरी है एक महिला एसटी एससी की होनी चाहिए, देन एक महिला ओबीसी वर्ग की होनी चाहिए। तो आपसे कई बार पूछा जाता है कि सदस्यों में क्या विशेषता मानी जाती है, यहां पर दो मेंबर की विशेषता देखी जाती है, एक एसटी एससी महिला होनी चाहिए, देन एक ओबीसी की महिला होनी चाहिए। नेक्स्ट, कई बार पूछा जाता है कि इसमें कार्यकाल कितना होता है, तो इसमें कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रति 3 वर्ष में यहां से अध्यक्ष व मेंबर को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट, कई बार पूछा जाता है पदमुक्ति की आयु। पदमुक्ति की आयु क्या होती है, तो पदमुक्ति की आयु का उल्लेख नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है, जैसे अपन सुप्रीम कोर्ट में देखना चाहते हैं कि 65 वर्ष बाद में सुप्रीम कोर्ट में कोई जज नहीं रह सकता, जैसे हाई कोर्ट में देखना चाहते हैं तो 62 वर्ष बाद में हाई कोर्ट में कोई भी जज नहीं रह सकता। इसी तरह महिला आयोग में कोई ऐसी आयु सीमा का उल्लेख नहीं है कि लास्ट ये आयु सीमा मानी जाती है। आयु सीमा का कोई उल्लेख ना होने के कारण पुनः नियुक्ति की जा सकती है। आपसे प्रश्न किया जाएगा क्या महिला आयोग में पुनः नियुक्ति की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। जैसे सपोज दैट कोई लेडी है जिसकी उम्र वर्तमान में अपन मानते हैं 50 वर्ष है और वो महिला आयोग की मेंबर बनी। महिला आयोग में 3 वर्ष का उसका ड्यूरेशन पूरा हुआ, वो हट गई। अगर चाहे तो राजस्थान सरकार उसे की पुनः नियुक्ति वापस महिला आयोग में उसे मेंबर बना सकती है। इसका कोई प्रावधान नहीं है कि जो महिला आयोग में काम कर चुका है वो दोबारा महिला आयोग में काम नहीं करेगा। इसकी पदमुक्ति की कोई आयु नहीं होती, इस कारण एक मेंबर इसमें एक से अधिक बार भी रह सकता है। तो आपको प्रॉपर पॉइंटेड जो क्वेश्चन बनते हैं ये प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि पहला अध्यक्ष कौन था, अंतिम अध्यक्ष कौन रहा है, वर्तमान अध्यक्ष आप देखते हुए चलोगे। अध्यक्ष का स्तर किस स्तर का माना जाता है, मेंबर कितने होते हैं, कुल मेंबर कितने होते हैं, मेंबर्स की विशेषता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है, ये होती है कुछ इसकी विशेष बातें। अब अपन देखेंगे कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। अभी हाल फिलहाल में राजस्थान के महिला आयोग ने 7 सूत्री सिद्धांत तोड़ दिया है। अपने से वेरी मोस्टेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो अभी हाल फिलहाल में 7 सूत्री सिद्धांत दिया गया है, ये 7 सूत्री सिद्धांत क्या है और इसमें क्या क्या सूत्र दिए गए हैं। नेक्स्ट, इसके द्वारा मोस्टेड कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो महिला आयोग अपने आयोग के आधार पर कर सकती है, वो सारी चीजें देखेंगे। 7 सूत्री सिद्धांत देखेंगे, कार्य देखेंगे, इसके अंदर की धाराएं देखेंगे, लेकिन पहले एक बार पॉइंटेड ये चीजें अपन लिखते हुए चलेंगे। जो आप महिला आयोग की विशेषताएं लिखते हुए चल रहे थे, जस्ट उसी के नीचे एरो डालकर लिखोगे महिला आयोग का अध्यक्ष। महिला आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट स्तर की शक्तियों को रखता है। कैबिनेट स्तर की शक्तियों को रखता है तथा स्वयं भी कैबिनेट स्तर का होता है। तथा स्वयं भी कैबिनेट स्तर का होता है। फिर नेक्स्ट एरो डालकर लिखोगे प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों इसकी जगह थोड़ा सा एक ऐसे खरगोश है। हाँ, प्रथम अध्यक्ष सामने लिखा हुआ है कांता खतूरिया। कांता खतूरिया, कांता कैसे खरगोश है, कांता खतूरिया, जिनका ड्यूरेशन आई मीन्स टाइमिंग रहा है 1999 क्लियर, 1999 से 2002, 1999 से 2002। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट डालकर लिखोगे पंचम अध्यक्ष। पंचम अध्यक्ष, पंचम अध्यक्ष बराबर सुमन शर्मा, सामने लिखा हुआ दोस्तों सुमन शर्मा। कोष्टक में लिखोगे 2015 से 18, 2015 से 18। फिर नेक्स्ट रो डालकर लिखोगे वर्तमान अध्यक्ष, और वर्तमान अध्यक्ष में आप लिखोगे डैश डैश डैश, स्वयं करोगे
जब आपके एग्जाम रहेगी उसके अनुसार आप देखोगे। नेक्स्ट एरो डालकर लिखो, आयोग में अध्यक्ष, आयोग में अध्यक्ष बराबर 1, आयोग में अध्यक्ष बराबर 1। फिर नेक्स्ट रो डालकर लिखो, आयोग में सदस्य, आयोग में सदस्य बराबर 3। नेक्स्ट, आयोग में कुल सदस्य, आयोग में कुल सदस्य बराबर 4। नीचे नोट डालकर लिखो, आयोग में, आयोग में एक महिला एसटी एससी से, आयोग में एक महिला एसटी एससी से व एक महिला ओबीसी वर्ग से, वह एक महिला ओबीसी वर्ग से होना अनिवार्य है, ओबीसी वर्ग से होना अनिवार्य है। फिर नीचे एरो डालकर लिखोगे, कार्यकाल, नीचे एरो डालकर लिखोगे, कार्यकाल बराबर 3 वर्ष। नीचे नोट डालकर लिखो, आयोग में, आयोग में पदमुक्ति का या पदमुक्ति की आयु का, आयोग में पदमुक्ति की आयु का कोई उल्लेख नहीं है, पदमुक्ति की आयु का कोई उल्लेख नहीं है। इस कारण पदमुक्ति की आयु का कोई उल्लेख नहीं है, इस कारण आयोग के किसी भी सदस्य को, इस कारण आयोग के किसी भी सदस्य को पदमुक्ति के पश्चात भी, पदमुक्ति के पश्चात भी पुनः नियुक्त किया जा सकता है। क्या लिखा भाई आपने, क्या आपने लिखा ऑनलाइन स्टूडेंट जितने भी हैं? अपोजिशन क्या है? देखो, अभी तक तो केवल मात्र अपन ने राजस्थान महिला आयोग का एक सरसरा सा रूप देखा है। अपन ने देखा है कि राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा में प्रतिवेदन भेजा गया 23 अप्रैल 1999 को, जिसके आधार पर राजस्थान विधानसभा ने भी कहा कोई बड़ी बात नहीं है, राजस्थान महिला आयोग अधिनियम 1999 को मान्यता देते हैं और ऐसा करते हैं, राजस्थान में महिला आयोग का निर्माण करते हैं। 15 मई 1999 को स्थापना हुई, मुख्यालय जयपुर, जहां पर स्थापना हुई। नेक्स्ट, संस्था, यह एक वैधानिक यानी संविधान में वर्णन नहीं है। फिर अपन ने देखा कि अध्यक्ष कौन होता है, पहला कौन था, वर्तमान कौन है, सदस्य कितने होते हैं, विशेषता क्या होती है, कार्यकाल क्या होता है। यानी एक तरीके से महिला आयोग का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो पॉइंटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो लमसम आपने पढ़े और आपकी कॉपी में भी है। अब अपन वो चीजें देखने जा रहे हैं जहां से अगर क्वेश्चन आते हैं तो लमसम कोई रियल स्टूडेंटों के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, पॉइंटेड डाटा था अभी तक तो कोई भी स्टूडेंट किसी के नोट्स भी ले लेता है, थोड़ा बहुत कहीं से पढ़ भी लेता है, तो डाटा उसको याद होता हुआ चलता है। अब अपने को प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए कि महिला आयोग के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं और ये किस प्रकार के कार्य कर सकता है। ओके जी, अब देखते हैं अपन कि राज्य महिला आयोग के पास क्या क्या शक्तियां हैं। सबसे पहले अपन शक्तियां देखेंगे, फिर देखते हैं और अदर क्या चीज होती है। नहीं, महिला आयोग का धारा नंबर 12 क्या चीज कहता है, सबसे पहले ये चीज समझो। एक तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि स्टूडेंट कई बार इसी चीज में कंफ्यूज रहता है कि धारा क्या चीज होती है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अपने संविधान में अगर कोई भी चीज बताई जाती है या किसी प्रकार की पावर बताई जाती है तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स के द्वारा बताई जाती है। इसी तरीके से जो चीजें संविधान में नहीं लिखी हुई है, जैसे महिला आयोग नहीं लिखा हुआ है, जैसे मैं नरेगा नहीं लिखा हुआ है,
इसके अलावा जैसे नीति आयोग नहीं लिखा हुआ है, तो इनके लिए अधिनियम होते हैं। फिर ऐसा थोड़ी ना है कि ये ऐसे हवा में उड़ रहे हैं, ये भी तो कहीं ना कहीं इनके भी कानून व्यवस्था तो लिखी होगी। तो इनमें जो कानून व्यवस्था लिखी होती है इसे कहते हैं धारा। क्लियर? जैसे मनरेगा में जो भी काम होता है वो धारा 1, 2, 3, 4। जैसे भारतीय दंड संहिता 1860, तो दंड संहिता में क्या क्या लिखा है? धारा 1, 2, 3, 4, 5। महिला आयोग में क्या लिखा है? धारा 1, 2, 3, 4, 5। जो भी अधिनियम बनता है उसके अंदर जो पॉइंट होते हैं उन्हें धारा कहा जाता है। इसी तरीके से सबसे पहले बात करते हैं महिला आयोग की धारा नंबर 12 के बारे में कि ये क्या चीज कहती है। नेक्स्ट, धारा 12 कहती है कि जो आयोग होगा यह है अपनी सिफारिश किसे देगा? राज्य सरकार को देगा। सीधी सी बात है कि राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया था, सरकार स्तर का आयोग होता है, तो सरकार को अपनी सिफारिश दे देता है कि महिलाओं के लिए ये करना चाहिए, महिलाओं के लिए ये प्रावधान होना चाहिए, महिलाओं के साथ ये गलत नहीं होना चाहिए। जो भी अपनी सिफारिश होता है वो राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार इस पर अपनी प्रतिक्रिया करेगी कि इसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और प्रतिक्रिया करके 3 माह के भीतर इसका रिजल्ट वापस आयोग को पेश करना अनिवार्य माना जाएगा राज्य सरकार के लिए। इसका मतलब यह है कि आयोग की जो भी सिफारिश होती है वो राज्य सरकार को दी जाती है। राज्य सरकार इन सिफारिशों पर क्या क्रियान्वय करती है, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, क्या कार्य करती है, इन सब की रिपोर्ट बनाकर 3 माह के अंदर अंदर वापस आयोग को देगा कि आपने देखो ये कहा था कि सुरक्षा होनी चाहिए, ये सिफारिश दी थी, और हमने सुरक्षा व्यवस्था में देखो ऐसा ऐसा कानून बना दिया है कि महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर होगा, महिलाओं के लिए ये सुविधा दी जाएगी, रात्रि को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पुरुष व्यक्ति गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो हमने ये काम करके आपको दिया है। यानी जो भी रिपोर्ट आयोग के द्वारा दी जाएगी उस पर 3 माह के भीतर वापस आयोग को प्रतिक्रिया बताना अनिवार्य माना जाएगा। अन्यथा राज्य सरकार के प्रति किसी प्रकार की विरुद्ध क्रिया की जा सकती है, महिला आयोग राज्य सरकार के विरुद्ध जा सकती है। नेक्स्ट, इसकी धारा नंबर 14 समझना। धारा नंबर 14 क्या होता है? देखो जी, एक होता है आयोग जिसे अपन कहते हैं महिला आयोग। महिला आयोग पढ़ रहे हैं, यह है जो भी वर्ष में काम करता है इसे कहा जाता है वार्षिक। काम करेगा तो प्रोग्रेस करता रहा है तो इसे कहा जाता है प्रगति, और इसके द्वारा जो भी कागज बनाया जाता है इसे कहा जाता है प्रतिवेदन। यानी जिसे कहा जाएगा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन। यह बनाया कि मैंने साल में पूरा क्या क्या काम किया है, किस प्रकार से काम किया है, बनाया। अब ये किसे देगा? राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार इसके ऊपर कोई ना कोई सिफारिश देगी कि हाँ भाई ऐसा काम किया और ये होना चाहिए, या कोई ना कोई प्रतिक्रिया करेगी कि चलो आपने ये काम बताए हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए ये काम करती हूं। अगर सपोज दैट राज्य सरकार वो काम नहीं करती है तो राज्य सरकार ऐसा नहीं बच सकती है कि गहलोत सरकार आ गई या वसुंधरा सरकार आ गई, कोई भी सरकार आ गई बच जाएगी ना। इनसे बचने का कोई प्रावधान ही नहीं कर रखा है। फिर बताया गया है कि अगर मना करते हैं तो विधानमंडल की जब भी बैठक होगी सरकार को पूरा प्रज्ञान पेश करना पड़ेगा, लिखित दस्तावेज पेश करना पड़ेगा विधानमंडल में कि इन्होंने इस प्रकार का प्रतिवेदन दिया था और हमने इस कारण मना किया है। डायरेक्ट ऐसा नहीं हो सकता कि मना कर दिया, चलो भाई सिग्नेचर नहीं किया, फाड़ कर फेंक दिया, जो कर सकते हो कर लो ना। विधानमंडल में इसको अस्वीकार करने का पूरा प्रज्ञान बनाकर पेश करना होगा। इसका मतलब यह होता है, धारा नंबर 14 कहता है कि जो राज्य महिला आयोग होता है, राजस्थान महिला आयोग होता है, अपने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन को राज्य सरकार को पेश करेगा। राज्य सरकार अगर उस वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पर सिफारिश या कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है तो इसका असफल होने का, असफल तो नहीं कह सकते, इस पर प्रतिक्रिया न करने का पूरा प्रज्ञान बनाते हुए उसे विधानमंडल के पटल पर पेश करना पड़ेगा। आई मीन विधानमंडल की बैठक में पेश करना पड़ेगा कि हमने इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं की है और इसमें क्या कमी दिखाई हमें दी है। ये सारी की सारी चीजें यहां पर बताना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ, धारा 12 कहता है कि सरकार को काम करना ही पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर, और अगर काम नहीं करती है तो विधानमंडल में जवाब दो कि भाई साहब क्यों काम नहीं करे रहे हो। इतनी पावर महिला आयोग को दिया गया है कि राज्य सरकार भी अगर इसके विरुद्ध जाती है तो राज्य सरकार को भी विधानमंडल के कटघरे में खींचा जा सकता है, हाईकोर्ट में नहीं।
इसकी विधानसभा यानी सरकारी जो भी राजनीतिक कार्य होते हैं वहां पर खींच कर लाया जा सकता है कि आपको काम बताया, आपने किया क्यों नहीं है। इसके अलावा जो महिला आयोग होता है ये न्यायिक प्रक्रिया भी कर सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा महिला आयोग का स्तर किसके बराबर होता है, तो एक सिविल कोर्ट यानी हाई कोर्ट के जस्ट नीचे जो कोर्ट पाया जाता है सिविल कोर्ट के बराबर इसका अधिकार होता है। लेकिन अभी मैं बताता हूं कि जो महिला आयोग है इसके लिए कानून व्यवस्था भी बनाई गई है जिसे कहा जाता है भारतीय अपराध दंड संहिता या भारतीय दंड संहिता 1860, जिसके द्वारा इसको सिविल कोर्ट की मान्यता भी प्राप्त है। लेकिन इसके लिए क्या मान्यता है क्या नहीं है वो कार्य देखेंगे। पहले अभी हाल फिलहाल में जो महिला आयोग है इसने 7 सूत्री सिद्धांत भी चलाए हुए हैं। आपसे यह क्वेश्चन गारंटेड पूछा जा सकता है कि महिला आयोग के द्वारा कितने सूत्री सिद्धांत वर्तमान में चलाए गए हैं, 3 सूत्री, 5 सूत्री, 7 सूत्री या 9 सूत्री। 7 सूत्री सिद्धांत चलाए गए हैं। अगर एग्जामिनर नॉर्मली क्वेश्चन पूछना चाहता है कि हाँ भाई ठीक है कितने सूत्री चलाए हैं, 7 सूत्री चलाए हैं, क्वेश्चन अगर इससे डीप लेना चाहता है, एग्जामिनर चाहता है कि कोई माइंडेड स्टूडेंट को पास करूं, तब आपसे प्रश्न किया जाएगा कि महिला आयोग के द्वारा 7 सूत्री सिद्धांत चलाए गए हैं, निम्न में से कौन सा सिद्धांत है कौन सा नहीं है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए इसके अंदर 7 सिद्धांत कौन कौन से हैं। नंबर 1, सबसे पहले मां होनी चाहिए, तो मातृत्व की सुरक्षा, कि मां की कैसे जैसे भी सुरक्षा हो, माता को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। नहीं, अब माता कैसे खुश रहती है अपने बच्चे को देखकर, तो बाल मृत्यु दर पर रोक। क्लियर, बालकों की जो मृत्यु दर है इस पर रोका जाए, बाल मृत्यु दर को कम से कम किया जाए। अच्छा, बाल मृत्यु दर क्या होता है, इसे अपन मृत्यु प्रत्याशा भी कह सकते हैं डायरेक्ट, कि प्रेगनेंसी के बाद में जो बच्चे मरते हैं इनको कैसे जैसे भी रोका जाए, कि प्रति 1000 में देखा जाता है कि प्रति 1000 प्रेगनेंसी पर कितने बच्चे मर जाते हैं। इसे मृत्यु प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा आदि नामों से भी जाना जाता है। तो कैसे जैसे भी बाल मृत्यु दर को रोका जाना चाहिए। नहीं, अच्छा, बाल मृत्यु दर को रोक कर फिर इसके बाद में क्या करना चाहिए, तो जनसंख्या का स्थिरीकरण, जनसंख्या का स्थिरीकरण। तो इसमें तीसरा सिद्धांत क्या पेश किया गया है कि जनसंख्या पर कैसे जैसे भी कंट्रोल किया जाए। हां, बच्चे को ना तो मरने देना चाहिए लेकिन एक नियम बना देना चाहिए, हम दो हमारे दो, तो जनसंख्या को स्थिर करना भी गारंटेड होता है। अच्छा, जनसंख्या को कैसे स्थिर किया जा सकता है, बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर ज्यादा से ज्यादा रोक लगानी चाहिए, क्योंकि बालकों का विवाह होते ही वहां पर महिला आयोग का मानना यह है कि जिन जिन का विवाह हो चुका है ना वो मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं ना शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं, इस कारण वो अपने जीवन का यथावत निर्माण नहीं कर पाते हैं जैसे उनका जीवन का निर्माण होना चाहिए। उन पर जिम्मेदारियां पहले ही पड़ जाती है, इस कारण जिम्मेदारियों के बोझ के नीचे उनका डेवलपमेंट दब जाता है। तो कैसे जैसे भी बाल विवाह पर रोक लगानी चाहिए। नहीं, और बाल विवाह पर कैसे रोक लग सकती है, 10 कक्षा तक बालिका शिक्षा, 10वीं कक्षा तक किसी भी प्रकार में बालिकाओं को शिक्षा देना अनिवार्य है, कि बालिकाएं कम से कम 10वीं कक्षा तक तो पढ़ ही सकें, जिससे शिक्षित होकर अपना और अपने किसी भी प्रकार से जीवन यानी परिवार है, जीवन है, इसका भरण पोषण कर सके, इसको आगे की ओर ले सके। तो मैं बालिकाओं को 10वीं तक न्यूनतम शिक्षा अनिवार्य मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण। ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जहां पर महिलाएं अपने आप को सिक्योर समझे, किसी भी प्रकार से उनको अनसिक्योरिटी ना हो कि ना शायद मेरे को या मेरी इज्जत को किसी प्रकार का नुकसान प्राप्त हो सकता है। ऐसा वातावरण का निर्माण हो कि समाज में सभी महिलाएं शांतिपूर्ण तरीके से घूम सकें। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह है, वह स्व रोजगार देकर महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़
करना और महिलाओं को किसी प्रकार से स्वरोजगार या स्वयं सहायता समूह है किसी प्रकार से रोजगार व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का कोई ना कोई कार्य होना चाहिए, जिससे महिलाएं दूसरों पर निर्भर ना होकर आत्मनिर्भर हो सके। एक तो क्या होता है दोस्तों, ये 7 पॉइंट चलाए गए हैं महिला आयोग के द्वारा, जिसे वर्तमान में महिला आयोग का 7 सूत्री सिद्धांत कहा जाता है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कितने सूत्री सिद्धांत है? 7। फिर क्वेश्चन ये आएगा निम्न में से कौन सा सूत्र है और कौन सा नहीं है। इसको नॉर्मली कहानी के रूप से अपन देखते हैं, वैसे याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो चलो मैं याद करवाता हूं। साथ के साथ रिपीट करते हुए चलोगे, किसी भी तरीके से आपको याद हो जाना चाहिए। सबसे पहले माँ, जिसकी अपन सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं, उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट, फिर उसके बच्चे की सुरक्षा होनी चाहिए, जिससे माँ कम से कम खुश रह सके। फिर किसी प्रकार से जनसंख्या कंट्रोल होनी चाहिए, जिससे माता पिता पर ज्यादा वर्किंग लोड ना आए। जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो सकती है? बालकों का विवाह कम होना चाहिए, वयस्क होने पर विवाह होना चाहिए, यानी बाल विवाह पर रोक होना चाहिए। अब बालकों का विवाह कैसे कम होगा? जब वो शिक्षित होंगे तो 10वीं तक कम से कम शिक्षा मिलनी चाहिए। नहीं, उसके बाद में 10वीं तक शिक्षा मिलेगी तो सब पढ़े लिखे होंगे, तो किसी प्रकार से ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां पर महिलाएं सुरक्षित रह सकें। तो जो शिक्षित होते हैं वो समझ जाते हैं कि यार किसी की माता बहन है तो अपनी भी माता बहन है, और माता बहन किसी प्रकार से ऐसी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाएं कि दूसरे के सामने हाथ ना फैला सकें। यानी पहला माता तो मातृत्व सुरक्षा, उसका बच्चा तो बच्चों की सुरक्षा। अच्छा, बच्चे के बाद में क्या था? जनसंख्या, तो जनसंख्या का स्त्रीकरण कैसे हो सकता है? बाल विवाह को रोककर। बाल विवाह कैसे रोका जाएगा? 10वीं तक पढ़ाकर। 10वीं तक पढ़ाने से क्या होगा? शांतिपूर्ण समाज की स्थापना होगी, और पढ़ने लिखने से क्या होगा? रोजगार की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से ये 7 सिद्धांत बताए गए हैं। थोड़ी सी तरीके से यानी कहानी की तरह सेट करने की कोशिश करना कि हाँ भाई, माँ था, फिर बच्चा था, फिर जनसंख्या थी, फिर कैसे जैसे भी वो विवाह है पर रोकथाम था, 10वीं तक पढ़ाना था, फिर शांतिपूर्ण व्यवस्था थी और आर्थिकता था। ऐसे बिल्कुल कि हाँ भाई किसके बाद में क्या था। कभी ना तो भूलोगे ना कोई परेशानी, नहीं तो वैसे अगर याद कर सकते हो तो याद तो कंपलसरी करना है, क्योंकि इनके बिना अपना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये है महिला आयोग की शक्तियां कि उसके पास क्या क्या धाराओं के अनुसार शक्तियां हैं। ये है महिला आयोग के 7 सिद्धांत। अब अपन देखेंगे महिला आयोग के कार्य कि ऐसी कौन कौन सी खास बात है या कार्य है जो महिला आयोग कर सकता है। लेकिन सबसे पहले यहां तक एक बार लिखो, फिर आगे अपन चलते हैं। आप एरो डालकर लिखोगे महिला आयोग की शक्तियां। महिला आयोग की शक्तियां, या आप इसको थोड़ा सा और, आपने महिला आयोग लिखा है, उसके आगे राज्य और लिख दो, पूरा नाम लिख दो, राज्य महिला आयोग की शक्तियां, ऐसे लिख दो, राज्य महिला आयोग की शक्तियां, और नीचे एरो डालकर लिखो धारा 12 के तहत, धारा 12 के तहत राज्य महिला आयोग, धारा 12 के तहत राज्य महिला आयोग अपनी सिफारिश राज्य सरकार को देगा, अपनी सिफारिश राज्य सरकार को देगा। राज्य सरकार, राज्य सरकार उस पर जो भी प्रतिक्रिया करती है, जो भी प्रतिक्रिया करती है, राज्य सरकार उस पर जो भी प्रतिक्रिया करती है, उस प्रतिक्रिया की सूचना, उस प्रतिक्रिया की सूचना 3 माह के भीतर, 3 माह के भीतर राज्य महिला आयोग को देना अनिवार्य होगा। 3 माह के भीतर राज्य महिला आयोग को देना अनिवार्य होगा, राज्य महिला आयोग को देना अनिवार्य होगा। ओके जी। नंबर 2 डालकर लिखोगे धारा 14 के तहत, नंबर 2 डालकर लिखोगे धारा 14 के तहत, धारा 14 के तहत राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग
अपना वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन, अपना वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा अगर राज्य सरकार इस प्रतिवेदन पर किसी प्रकार की सिफारिश या प्रतिक्रिया, सिफारिश या प्रतिक्रिया का कार्य नहीं करता है, तो प्रतिक्रिया ना करने के कारण का प्रज्ञान, तो प्रतिक्रिया ना करने का प्रज्ञान विधानमंडल में पेश करना होगा। प्रतिक्रिया ना करने का प्रज्ञान विधानमंडल में पेश करना होगा। ओके जी, ये तो होती है शक्तियां। फिर नेक्स्ट रो डालकर लिखो। राज्य महिला आयोग के द्वारा, राज्य महिला आयोग के द्वारा राजस्थान में, राज्य महिला आयोग के द्वारा राजस्थान में 7 सूत्री सिद्धांत चलाए गए हैं। 7 सूत्री सिद्धांत चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार है। सात सूत्री सिद्धांत चलाए गए हैं जो निम्न प्रकार हैं। लिखना स्टार्ट करोगे। नंबर 1, मातृत्व की सुरक्षा। नंबर 1, मातृत्व की सुरक्षा। नंबर 2, बाल मृत्यु दर पर रोक। बाल मृत्यु दर पर रोक। नंबर 3, जनसंख्या का स्थिरीकरण। जनसंख्या का स्थिरीकरण। नंबर 4, बाल विवाह पर रोक। बाल विवाह पर रोक। नंबर 5, 10वीं कक्षा तक बालिकाओं को शिक्षा। 10वीं कक्षा तक बालिकाओं को शिक्षा। नंबर 6, महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण। महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण। देखो नंबर 7, इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे स्वयं सहायता समूह है, सामने लिखा हुआ है स्वयं सहायता समूह है, व इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे स्वरोजगार। स्वरोजगार के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ करना। के द्वारा महिलाओं को आर्थिक सुदृढ़ करना। दोस्तों ये होती है महिला आयोग की शक्तियां व महिला आयोग के सिद्धांत। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल वेरी मोस्ट एड। आप एरो डालकर लिखोगे राज्य महिला आयोग के कार्य। एरो डालकर लिखोगे राज्य महिला आयोग के कार्य। एरो डालकर लिखोगे राज्य महिला आयोग के कार्य। राज्य महिला आयोग के कार्य। ओके जी, अब देखते हैं
राज्य महिला आयोग के कार्य की क्या क्या कार्य करता है। नेक्स्ट, कार्य नंबर 1, देखो एक महिला होती है, अगर महिला के साथ कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है, किसी भी महिला के साथ कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है, तो जो महिला आयोग है सबसे पहले इसकी जांच करेगा। क्लियर। एक सबसे खास बात ध्यान रखना, अगर किसी भी महिला के साथ कोई भी गलत व्यवहार हो जाता है, अनुचित कार्य हो जाता है, तो इसमें कोर्ट में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं। महिला आयोग एक ऐसा आयोग है, तो वहां जैसे कोर्ट होता है, पुलिस होता है, वहां जाना पड़ता है, महिला आयोग खुद आता है। इसको बताने की जरूरत नहीं है, अगर बताया तो बहुत अच्छी बात है, बिना बताए भी महिला आयोग किसी प्रकार से जांच कर सकता है। जांच करने के बाद में यह सुनिश्चित करता है कि हाँ भाई जो बात हो रही है वो सही है क्या, और अगर सुनिश्चित हो जाता है तो सरकार के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, सरकार को कह सकता है कि देखो आपको ऐसा काम करना चाहिए। और मैंने पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये कोई भी परामर्श के लिए भेजता है तो 3 महीने के अंदर अंदर सरकार को बताना पड़ेगा उसने क्या परामर्श किया और क्या सोचा, और अगर नहीं बताती है तो फिर विधानसभा में ही डायरेक्ट ये बात बतानी पड़ेगी कि उसने क्या नहीं सोचा और क्यों नहीं सोचा। तो डायरेक्ट महिला आयोग सरकार को बाध्य कर सकती है कि सर आपको ऐसा काम करना चाहिए। अगर काम गलत है तो कोई बड़ी बात नहीं है, राज्य सरकार विधानसभा में कह देगी, अन्यथा 3 महीने के अंदर अंदर काम करना होगा या महिला आयोग से बैठकर बात करनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर किसी भी महिला के साथ अनुचित व्यवहार होता है तो आयोग उसकी जांच कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है, वह सरकार के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। नंबर 2, और क्या कर सकता है, तो जैसे राज्य लोक सेवा है और राज्य लोक उद्यम है, इसमें महिलाओं के साथ भेदभाव को रोकना। अगर किसी प्रकार से लोक सेवा यानी सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार की नौकरी है, या सरकार के द्वारा कोई भी प्रकार का रोजगार दिया जाता है, जैसे मनरेगा है, सिलाई योजना है, कोई भी चीज होती है, वहां पर किसी भी प्रकार से अगर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को रोकने का कार्य भी इसके द्वारा होता है। नेक्स्ट, नंबर 3, अगर राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, महिलाओं से संबंधित कोई भी कानून बनाया जा सकता है, तो महिला आयोग उसकी जांच कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, नेक्स्ट, तथा उसमें संशोधन के लिए वापस सरकार के पास भेज भी सकता है। इसका मतलब जो भी सरकार काम करेगी महिलाओं से रिलेटेड, उसे महिलाओं के कानून व्यवस्था पर आयोग जांच कर सकता है कि क्या ये सही है, समीक्षा कर सकता है यानी पड़ताल कर सकता है, उसके ऊपर किसी प्रकार का संशोधन कर सकता है कि हमें महिलाओं के लिए ऐसा कानून और चाहिए या इस कानून में थोड़ा सुधार होना चाहिए, और संशोधन के लिए सरकार के पास भी भेज सकता है। अच्छा, चौथा देखो, तो यहां पर एक चीज आती है जिसका नाम है भारतीय दंड संहिता 1860, और नेक्स्ट आती है अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973। नहीं, एक तो भारत की भारतीय दंड संहिता 1860, एक अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973 के द्वारा जो आयोग होता है इसे सिविल कोर्ट के बरोबर कानूनी मान्यता प्राप्त होगी। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि आयोग का स्तर कितना होता है। जो सिविल कोर्ट का होता है हाई कोर्ट से जस्ट नीचे, जो सिविल कोर्ट का स्तर होता है, सिविल कोर्ट जो अपने स्तर पर जो काम कर सकता है, सारे काम करने का अधिकार महिला आयोग के पास होगा। भारतीय दंड संहिता 1860 व अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973 के द्वारा ये जो अधिकार है महिला आयोग को दिए गए हैं। मैं इसके अलावा देखो महिला आयोग को और क्या अधिकार दिए गए हैं। सिविल कोर्ट के रूप में काम करते हुए जो आयोग है, ये तथ्य जिन्हें अपन कहते हैं सबूत, इनकी जांच कर सकता है कि हाँ भाई अगर ऐसा काम हुआ है और ये सबूत पेश किए गए हैं तो सबूत सही तो हैं क्या, ये जो सही सबूत है इनके साथ छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है।
नेक्स्ट, इसके अलावा जो भी कोई व्यक्ति है या व्यक्ति की जगह इसको लीगल भाषा में और कहना चाहिए तो और अच्छा शब्द कह सकते हैं अभियुक्त, अभियुक्त है, इसकी गवाही करवा सकता है, क्लियर, उसकी गवाही की रिकॉर्डिंग करवा सकता है, लेकिन इसे पनिश नहीं कर सकता। और तथ्य, सबूत, गवाही, रिकॉर्डिंग, ये सब चीजें कर कराकर अगर लगता है कि नहीं नहीं यार बिल्कुल सही है और इसको सजा मिलनी चाहिए या इसके ऊपर कोई ना कोई प्रतिक्रिया होनी चाहिए, या किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसा लिया गया है कि हाँ भाई इस व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, जो भी इनको लगता है सही या गलत, फिर यह इसका पूरा का पूरा डाटा संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि संबंधित मजिस्ट्रेट क्या होता है, जिसके क्षेत्राधिकार के अंडर में ये केस आया है। अगर जयपुर में ये केस हुआ है तो जयपुर का मजिस्ट्रेट देखेगा। अच्छा, मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इसे अपन कहते हैं उपखंड अधिकारी। उपखंड अधिकारी को अंग्रेजी में कहते हैं अपन SDO, सब डिविजन्स ऑफिसर्स। और जब भी ये जो उपखंड अधिकारी होता है ये न्यायिक काम करने लग जाता है तो फिर इसे कहा जाता है SDM, सब डिविजन्स मजिस्ट्रेट। तो चाहे तो महिला आयोग उससे रिलेटेड किसी अदालत में भेज सकता है या SDO उपखंड अधिकारी के पास भेज सकता है कि सर अब इसके ऊपर आप देखो, जांच करो कि सही है या गलत है। तो इसका मतलब ये पूरे तथ्य वथ्य इकट्ठा करके जो भी संबंधित उस क्षेत्र में उस इलाके का जो भी SDM होगा, मजिस्ट्रेट होगा या अदालत होगा, उसके पास भेज सकता है कि हमको ये तथ्य और सबूत मिले हैं, इसके आधार पर हम इसको सही मानना चाहते हैं या गलत मानना चाहते हैं। आयोग संबंधित न्यायालय में भेज सकता है या संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है। तो आयोग के पास देखो कितनी शक्तियां होती हैं। अगर किसी महिला के साथ अनुचित व्यवहार होता है तो यह उसकी जांच कर सकता है, सुनिश्चित कर सकता है और सरकार को परामर्श दे सकता है। नंबर 2, अगर राज्य सरकार के द्वारा कोई कानून महिलाओं से रिलेटेड बनाया जा सकता है तो उस कानून की भी जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है और संशोधन के लिए सरकार के पास भेज सकता है। अगर किसी भी राज्य लोक सेवा में या राज्य लोक उद्यम में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है तो उस भेदभाव को रोक सकता है। भारतीय दंड संहिता और अपराध संहिता के अनुसार यह एक सिविल कोर्ट के बराबर माना जाएगा तथा सिविल कोर्ट के अनुसार तथ्यों की जांच कर सकता है, अभियुक्त की गवाही ले सकता है, रिकॉर्डिंग करवा सकता है और इन सब को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भी भेज सकता है। ये होते हैं मोस्टेड कार्य महिला आयोग के और ये होता है अपना चैप्टर समाप्त। लेकिन चैप्टर समाप्त करें उससे पहले एक बार ये पूरा का पूरा डाटा लिखो, फिर देखते हैं न्यू चैप्टर। लिखना स्टार्ट करो। कार्यों में नंबर 1 डालकर लिखोगे राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग अगर किसी भी महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है, अगर किसी भी महिला के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है तो उसकी जांच कर सकता है, तो उसकी जांच कर सकता है, उसे सुनिश्चित कर सकता है, उसे सुनिश्चित कर सकता है, वह सरकार को परामर्श के लिए भेज सकता है, वह सरकार को परामर्श के लिए भेज सकता है। परामर्श के लिए भेज सकता है। नंबर 2, राज्य लोक सेवा सामने लिखा हुआ है। राज्य लोक सेवा व राज्य लोक उद्यम, व राज्य लोक उद्यम में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को, लोक उद्यम में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोक सकता है, महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोक सकता है। नेक्स्ट नंबर 3, अगर राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं से संबंधित
महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, महिलाओं से संबंधित कोई कानून बनाया जाता है, तो उस कानून की जांच कर सकता है, तो उस कानून की जांच कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, समीक्षा कर सकता है, वह संशोधन के लिए सरकार के समक्ष पेश कर सकता है, वह संशोधन के लिए सरकार के समक्ष पेश कर सकता है, वह संशोधन के लिए सरकार के समक्ष पेश कर सकता है। नंबर 4 सामने लिखा हुआ है भारतीय दंड संहिता 1860, सामने लिखा हुआ है, गलत नहीं लिखोगे, भारतीय दंड संहिता 1860, वह अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973, अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973, अपराध प्रतिक्रिया संहिता 1973 के तहत राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग सिविल कोड, सामने लिखा हुआ है, सिविल कोड के समतुल्य होता है, सिविल कोड के समतुल्य होता है। ओके जी। नेक्स्ट नंबर 5, राज्य महिला आयोग सिविल कोड के समान, सिविल कोड के समान किसी भी मामले की, या रुको रुको रुको, इसको ऐसे मत लिखो, सिविल कोड के समान महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले की, महिलाओं से संबंधित किसी भी मामले की तथ्यों की जांच कर सकता है, तथ्यों की जांच कर सकता है, अभियुक्त की गवाही ले सकता है, सामने लिखा हुआ है, अभियुक्त की गवाही ले सकता है, रिकॉर्डिंग कर सकता है, तथा इनके आधार पर, तथा इनके आधार पर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष इस मामले को भेज सकता है, संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष इस मामले को भेज सकता है। बोलो भाई क्या क्लियर है? ये होता है अपना नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम था राजस्थान महिला आयोग। अपन ने देखा कि इसका प्रस्ताव कब आया था, नेक्स्ट किस सरकार के द्वारा पेश किया गया था, किस पर यानी किस डेट को यह मान्य हुआ, यह कैसी संस्था है, अध्यक्ष क्या होता है, सदस्य क्या होता है, कार्यकाल क्या होता है, इसकी शक्तियां क्या होती हैं, इसके 7 सूत्री सिद्धांत क्या हैं और इसके स्पेशल कार्य क्या हैं। ये होता है दोस्तों पूरा का पूरा राजस्थान महिला आयोग। अगर इसको अपन नॉर्मली किताबों में देखें तो उनसे 2 गुना ज़्यादा मीटर आपकी कॉपी में है। बस एक बात आप ध्यान रखना, रेगुलरिटी बनाए रखो, बाकी मैं और मेरी टीम आपके साथ है। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो तब तक हम आपके साथ रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। कल देखते हैं नेक्स्ट आयोग।